हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमारे 10,000 प्लस जीके क्वेश्चंस की सीरीज को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग कुछ 200 के समथिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? रिवर्स फ्लिक का संबंध दोस्तों हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके साथ आप लोग कुछ और याद रखेंगे, जैसे आप लोग बुली है, पेनल्टी, फिर आप लोगों को सेंटर फॉरवर्ड, कॉर्नर, फ्लिक है। फ्लिक बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। फ्लिक जो है ये शब्द किससे संबंधित है? ये सारे हॉकी से संबंधित है। उसके साथ आप लोग कुछ और याद रख सकते हो दोस्तों कि आगा खा कप, आगा खा कप, रंगा स्वामी कप दोस्तों। उसके साथ कुछ और बैटन कप याद रख सकते हो दोस्तों, रणजीत सिंह ट्रॉफी याद रख सकते हो। ये सारी ट्रॉफियां दोस्तों हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेखों को किस लिपि में लिखा गया है? अशोक के अधिकांश शिलालेख दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेखों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक के टोटल 14 शिलालेख है, जिसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और 7वां शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? वो कहते हैं दोस्तों जेम्स प्रीसेप ने किया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अशोक के बारे में और याद रख सकते हो, अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। और उसके साथ अशोक का एक पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र, और उसकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। ये दोनों को जो है इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। और एक और भी याद रख सकते हो दोस्तों, तीसरी बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी वो अशोक के समय हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में है? मानस दोस्तों कहां पे है? तो मानस ऑप्शन नंबर बी से होगा इसका, आसाम के अंदर है। मानस के साथ याद रखेंगे दोस्तों काजीरंगा, ओरंग, रायमोना बहुत बार पूछा जाता था, रायमोना, रामो रामोनी, या फिर सॉरी दोस्तों इसको लिखें सही, नामेरी, नामेरी, रायमोना, ओरंग, काजीरंगा, डिब्रू सिखोवा एक और है दोस्तों, डिब्रू सिखोवा। ये सारे नेशनल पार्क है दोस्तों, ये सारे के सारे आसाम के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? हमारे भारत का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भारत का डाक तंत्र सबसे बड़ा है। बात करें डाक तंत्र की शुरुआत तो वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। वॉरेन हेस्टिंग जो 1772 में पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। गवर्नर जनरल बंगाल का कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग। इसी ने जो है दोस्तों क्लाइव का जो द्वैत शासन था उस द्वैत शासन को खत्म किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। इसने 1774 में भारत के अंदर डाक प्रथा शुरू की थी और पहला जो पोस्ट ऑफिस बना था वो 1786 में बना था मद्रास में। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के जो डाक तंत्र है, ये डाक सिस्टम का जो केंद्रीकरण किसने किया था, सेंट्रलाइजेशन किसने किया था? तो केंद्रीकरण किया था दोस्तों डलहौजी ने। डलहौजी ने 1884 में। और डलहौजी ने दोस्तों राज्य हड़प नीति भी लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, गंधक के साथ, गंधक यानी कि सल्फर, सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सल्फर के साथ रबर गर्म करने की प्रक्रिया दोस्तों वल्नीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए से होगा। रबर के संबंध में दो क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा इनका उत्पादन कहां पे होता है? तो रबर जो है विश्व में सबसे ज्यादा थाईलैंड में होता है और भारत में सबसे ज्यादा दोस्तों केरल में होता है। रबर, मसाले और साथ में आता है नारियल, ये सारे जो है केरल के अंदर सबसे ज्यादा होता है। और थाईलैंड दोस्तों सफेद हाथियों की भूमि भी थाईलैंड को कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सफेद हाथी पाए जाते हैं। रबड़ के बारे में याद रखोगे, रबड़ का पौधा जो एक सदाबहार वनों का पौधा होता है, जहां पे वर्षा 2200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है औसत वर्षा, वहां सदाबहार वन होते हैं। ये सदाबहार वन का होता है। और रबर का जो होता है ना जूस, रस, उसको लेटेक्स बोलते हैं, उसी से रबर का उत्पादन होता है, रबर के लेटेक्स से। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने अपनी इस अंतरिम सरकार का गठन कब किया? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी पहली सरकार बनाई थी। कब बनाई थी? 2 सितंबर 1946, 1946। ऑप्शन नंबर डी से होगा, सितंबर 1946 को बनी थी। 2 सितंबर को, 2 सितंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिला के 14 सदस्यों वाली एक अंतरिम सरकार बनाई थी, जिसके अंदर 9 कांग्रेस के सदस्य थे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, और 4 सदस्य जो थे, सॉरी 5 सदस्य दोस्तों वो जो थे वो मुस्लिम लीग के थे।
अब और बात करें इस सरकार के बारे में, तो इस सरकार ने जो है 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ, जब तक इसी सरकार का शासन था, बस इनके ऊपर कंट्रोल किसका होता था? कंट्रोल वायसराय का होता था। कंट्रोल वायसराय का था, सरकार इन्हीं की थी। और 1947 के बाद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है उसका शासन था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 इनके बीच में जो शासन था वो फिर इस अंतरिम सरकार का नहीं था, वो किसका था? भारत शासन अधिनियम के द्वारा, सॉरी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा शासन किया जाता था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फुले ने की। ज्योतिबा फुले ने जो है, एक हम लोग और बात करते हैं कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे, वो जो है सबसे पहले पाने वाले भारतीय कौन थे? वो ज्योतिराव फुले थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, गुलामगिरी। गुलामगिरी। इनकी पत्नी का नाम भी आप याद रख सकते हो, इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी दोस्तों। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्री बाई फुले। अगला क्वेश्चन है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत जो दोस्तों बाघ का संरक्षण किया जाना था, पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया जिम कार्बेट को। ये जिम कार्बेट उत्तराखंड के नैनीताल जिले के अंदर है। और कई बार पूछा जाता है कि भारत में अभी तक कितने हैं, तो भारत के अंदर 54 टाइगर रिजर्व है। और सबसे जो नया टाइगर रिजर्व बन रहा है उसका नाम क्या है? वीरांगना दुर्गा देवी टाइगर रिजर्व, और ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? श्रीशैलम। ये आंध्र प्रदेश का जो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। और पहला कौन सा है? वो जिम कार्बेट है। और एक दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्याज और लहसुन में किस तत्वों की उपस्थिति के कारण उसमें तेज गंध आती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर के कारण। इसमें ऑप्शन के बारे में बता देता हूं बाकी वालों के कारण। सल्फर में आप लोग याद रख सकते हो, इसका जो रासायनिक एटॉमिक नंबर होता है ना, परमाणु क्रमांक, वो 16 होता है। और ये ऑक्सीजन वाली श्रेणी में आता है, ऑक्सीजन वाली श्रेणी में आता है। 16 इसका कार्बन परमाणु होता है, यानी कि इसके अंदर 16 प्रोटॉन होता है, 16 न्यूट्रॉन होते हैं। आप याद रख सकते हैं। शीशे के बारे में आप याद रखेंगे कि एक ऐसी धातु है, शीशा एक धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। शीशा और मरकरी, शीशा और मरकरी दो ऐसी धातु हैं जो विद्युत की कुचालक होती है। अमोनिया के अमोनिया में आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। और मानव मूत्र में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? वो अमोनिया के कारण आती है। और पोटेशियम के बारे में दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, पोटेशियम और बेरियम। पोटेशियम जो एक तो सबसे क्रियाशील धातु है, ये भी आप याद रखेंगे। जब हम लोग श्रेणी पढ़ते हैं क्रियाशीलता, कना का मग ये पढ़ते हैं ना, तो सबसे क्रियाशीलता में सबसे तेज धातु कौन सी है? वो पोटेशियम है। और याद रखेंगे बेरियम और पोटेशियम, इन दोनों का उपयोग जो है पटाखों में किया जाता है दोस्तों। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो पटाखों का जो हरा रंग होता है, पटाखे फोड़ते हैं, वो हरा रंग किसके कारण होता है? वो बेरियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को दोस्तों कोरोमंडल तट कहा जाता है। तटों के नाम आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं यहाँ भारत का मैप बना के। तो यहाँ राज्य कौन सा है? यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर आएगा हमारा आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इनके तटों के नाम याद रखेंगे दोस्तों। गुजरात का जो तट है उसका नाम है काठियावाड़ का तट। महाराष्ट्र और गोवा के तट को दोस्तों कोंकण तट कहा जाता है। कर्नाटक के तट को दोस्तों मंगलोर तट कहा जाता है या कन्नड़ तट कहा जाता है दोस्तों। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को दोस्तों कोरोमंडल तट कहा जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह बनता है कि भारत के अंदर उत्तर पूर्वी जो हवाएं चलती है, उत्तर पूर्वी हवाओं से सिर्फ बारिश कहां होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से तो पूरे भारत में वर्षा होती है, लेकिन उत्तर पूर्वी हवाओं से, उत्तर पूर्वी मानसून से सिर्फ कोरोमंडल तट पर होती है। ओडिशा के तट को दोस्तों उत्तरी सरकार तट कहते हैं, या फिर इसको उत्कल तट भी कहते हैं। और वेस्ट बंगाल के तट को दोस्तों हुगली तट कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मत्स्य पालन। ये क्रांतियां बहुत बार पूछी जाती है। जैसे हरित क्रांति का संबंध किससे है? वो फसल उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दूध उत्पादन से है। और नीली क्रांति हमारी होगी मत्स्य पालन। और आप लोग याद रख सकते हैं जैसे भूरी क्रांति हो गई, वो उर्वरक उत्पादन यानी कि रासायनिक उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है, मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है।
रजत क्रांति कई बार पूछी जाती है दोस्तों, अंडा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति दोस्तों वो आलू उत्पादन से संबंधित है। साथ ही आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों, गुलाबी क्रांति वो झींगा उत्पादन से संबंधित है, और पीली क्रांति वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा दोस्तों गुजरात के अंदर होता है। राजस्थान के अंदर दोस्तों सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। हरियाणा, बिहार, आप कुछ ऐसे याद रखें दोस्तों कि चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर होता है। वेस्ट बंगाल के अंदर जूट और पटसन का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उसके साथ आप लोग याद रख सकते हैं, गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। दलहन, तिलहन, इन सभी का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। रेशम हो गया दोस्तों, कॉफी हो गई, इनका उत्पादन दोस्तों कर्नाटक में होता है। केरल के अंदर दोस्तों नारियल, रबर और मसाले सबसे ज्यादा होते हैं। और तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा दोस्तों आंध्र प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। शुक्र के जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% से भी ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सबसे गर्म ग्रह भी बोलते हैं। शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह है दोस्तों जो अपनी दिशा से उल्टी दिशा में घूमते हैं, यानी कि ये पूर्व से पश्चिम में घूमते हैं। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं, ये पूर्व से पश्चिम में घूमते हैं, यानी कि इनका जो सूर्योदय होता है वो पश्चिमी दिशा में होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक दोस्तों एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, और वर्ल्ड वाइड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इनको जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कृषि का कोई नोबेल पुरस्कार नहीं होता, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC के रिसाव के कारण हुई थी। और ये किस कंपनी से हुई थी? तो यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी, अमेरिकी कंपनी थी, अमेरिका देश की कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। और इसके मालिक कौन थे? तो वॉरेन एंडरसन इसके मालिक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में की गई थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां, इनके नेतृत्व में जो है वो सलीमुल्लाह, यहां से लिख लेता हूं दोस्तों, सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे? आगा खां पहले अध्यक्ष बने थे। मुस्लिम लीग के संबंध में दोस्तों आप लोग याद रखेंगे दो सन 1916 और 1940। मुस्लिम लीग में जो है मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 1940 में पहली बार अलग देश की मांग की थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे 1940 में। और कांग्रेस के साथ विलय कब हुआ था, यानी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कब किया था? 1916, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या हो गए थे? एक हो गए थे 1916 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। यहाँ पे पहले याद रखें, सबसे पहले दोस्तों बंगाल का याद रखेंगे। बंगाल में देखो क्या करेंगे, बंगाल में पहले गवर्नर, फिर केवल पहले गवर्नर जनरल। तो पहले गवर्नर कौन बने थे? पहले गवर्नर बने थे दोस्तों क्लाइव, और पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। फिर भारत के बनाए गए दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, फिर अंतिम वायसराय जो था वो अंतिम गवर्नर जनरल भी था, वो था लॉर्ड कैनिंग। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। और पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। इन्होंने जो है दोस्तों 1828 के अंदर सती प्रथा विरोध में अंदर कानून बनाया था, सती प्रथा का रोक लगाई थी। और भारत के अंतिम की बात करें तो भारत के अंतिम वायसराय जो थे वो थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? भारतीय सी राज गोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो टोडरमल दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था संभालते थे। कुछ और याद रख सकते हैं, जैसे फकीर अजुद्दीन जो थे वो खगोल शास्त्री थे, और फैजी और अबुल फजल दोनों भाई थे, दोनों क्या थे? साहित्यकार थे। साथ में आप लोग याद रख सकते हैं मुल्ला दो प्याजा जो थे एक हास्य कवि थे। बीरबल अपनी जो है वो बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। तानसेन जो है वो संगीत के प्रेमी थे, यानी कि संगीत के लिए जाने जाते हैं। और राजा मानसिंह जो है वो दोस्तों, राजा मानसिंह वो अकबर के सेनापति थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह या मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
अकबर ने। हिंदू तीर्थ यात्रा यानी कि जजिया कर बोल सकते हैं आप इसको, इस जजिया का अंत किसने किया था? अकबर ने किया था। शुरू किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने इसको शुरू किया था। और भारत के अंदर शुरुआत को किसने की थी? तो भारत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। और उसके बाद अकबर ने इसको खत्म किया था, और खत्म करने के बाद अंतिम मुगल बादशाह यानी कि औरंगजेब, अंतिम मुगल बादशाह दोस्तों बहादुर शाह जफर है, जिनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, लेकिन हम औरंगजेब के बारे में कहते हैं। औरंगजेब ने जो है वो जजिया को वापस लागू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने विलय नीति लागू की थी? विलय नीति लागू दोस्तों डलहौजी ने की थी। माउंटबेटन ने तो विभाजन किया था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन ने किया था, भारत के अंतिम अंतिम वायसराय दोस्तों। लॉर्ड रिपन ये उदार व्यक्ति थे, ये भारत के सबसे भारतीयों के जो है सबसे चहेते जो है लॉर्ड रिपन थे। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया था, जो 1858 में आया था, उस प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। उसके साथ आप लोग याद रख सकते हैं, इन्होंने जो है एक बिल बनाया था, उसका नाम था विल्बर्ट बिल, उसको भी इन्होंने पास किया था, जिसका मतलब था कि जो भी अंग्रेज अपराधी थे उनके ऊपर जो कानून है, उनको न्याय व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा दी जाएगी? वो भारतीय जजों के द्वारा दी जाएगी। तो इसलिए जो है ये सबसे अच्छे माने जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के अंदर एक तो पहली बात तो यह है कि श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का पहला शासक था, उसकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में हुई थी। यहाँ पर दोस्तों प्रतिमा किसकी है? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकार हुए थे, जिनका नाम था आदिनाथ है, या इनको हम लोग ऋषभ देव बोलते हैं। आदिनाथ के दो बेटे थे दोस्तों, एक का नाम था भरत, और इस भरत के नाम पे ही दोस्तों हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और एक का नाम था दोस्तों गोमतेश्वर या बाहुबली, और इन गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कर्नाटक के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 21 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा या लोकसभा, इनका सदस्य बनना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र दोस्तों 25 वर्ष होनी आवश्यक है। उसके साथ आप लोग कुछ और याद रख सकते हैं कि जो जो वोटिंग देने की उम्र है वो 18 साल है। पहले कितनी हुआ करते थे? 21 साल। तो 18 से 21 से 18 वर्ष कब की गई? तो ये की गई 1989 में की गई, और 61वें संविधान संशोधन के तहत। इसको भी आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है, जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो जून से सितंबर यानी कि फसलें तीन प्रकार की होती है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की फसल दोस्तों ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, और इनको मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काटा जाता है। तो जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर या सितंबर तक तैयार होने वाली फसल कौन सी? वो है खरीफ की फसल। उदाहरण भी आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों। खरीफ की फसल में मूंगफली सबसे अच्छा उदाहरण है, और चावल बहुत अच्छा उदाहरण है, और कुछ भी याद रख सकते हैं आप लोग, बाजरा हो गया दोस्तों, ज्वार हो गया, ये सारी फसलें जो कैसी है? खरीफ की फसल। रबी की फसल में गेहूं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सरसों इंपॉर्टेंट है, मटर है, और उसके बाद जौ भी आप लोग याद रख सकते हैं। और इसके अंदर याद रखेंगे दोस्तों जायद की फसल में, जायद की फसल में होता है तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का जिम्मेदारी जो है उत्तरदायित्व तो किसे दिया गया था? तो इसका आंसर बी सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। 1952 में जब चुनाव हुए थे तब भारत के अंदर अलग अलग मंत्री बने थे। तो मंत्रियों में आप कुछ याद रख सकते हो। भारत के पहले कृषि मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बने थे। और स्वास्थ्य मंत्री कई बार पूछा जाता है, नहीं पता होता हमें, तो अमृत कौर बनी थी। अमृत कौर पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। और शिक्षा मंत्री हम सभी को पता है, खान अब्दुल गफार खान। और कानून मंत्री, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर बने। अगला क्वेश्चन है, सन 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना, दोनों की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके साथ आप लोग कुछ और याद रखें राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय ने जो है वो सती प्रथा को रोक लगाने के लिए भरसक प्रयास किए, और विलियम बेटिंग के साथ मिलकर 1828 में सती प्रथा पर रोक लगाने के कानून बनवाया। अगला दोस्तों दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोग ये याद रख सकते हैं कि 1875 में इन्होंने जो कौन सी किसकी स्थापना की थी?
1875 में इन्होंने जो है वो आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने वेदों की और लोटो नारा भी दिया था। और कुछ और, जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि कलकत्ता में जो है इसके साथ कुछ और एसोसिएशन बने थे, यानी कि बंगाल के अंदर कौन कौन से, जैसे जमींदारी एसोसिएशन के बारे में पूछा जा सकता है तो वो द्वारिका नाथ टैगोर ने बनाया था। इंडियन एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी आप लोग याद रख सकते हैं, इसको राधाकांत देव ने बनाया था। और आप एक और याद रख सकते हैं दोस्तों, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।